दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवार। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ हैं? आप कहेंगे मोदी जी कहाँ हैं? मोदी जी देश में हैं, देश के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। बात तो सही है दोस्तों, लेकिन मेरा सवाल दिल्ली चुनाव को लेकर था। वो मोदी जी जो लगभग हर चुनाव में अपनी पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हैं, आखिर वो मोदी जी क्या दिल्ली चुनाव से अपने आप को अलग कर रहे हैं? दोस्तों, आज प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है। पीएम मोदी आज 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटेंगे। वर्चुअली इस इवेंट में मोदी शामिल होंगे और फील्ड पर 13 केंद्रीय मंत्री मोर्चा संभालेंगे। इनमें से कई राज्यों के मुख्यमंत्री होने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री होने वाले हैं, संबंधित राज्यों के मंत्री होने वाले हैं और पंचायत के प्रतिनिधि विजुअली शामिल होंगे। बड़ा कार्यक्रम जाहिर तौर पर यहाँ पर पीएम मोदी की मौजूदगी में होने वाला है, जिसको वर्चुअली पीएम मोदी संबोधित करेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी देश के हर कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, जो कि करानी भी चाहिए क्योंकि पीएम का यही काम है। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अब तो दिल्ली चुनाव को ज्यादा वक्त बचा नहीं है, महीने से भी कम का वक्त बचा है, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली चुनाव में क्यों नहीं आ रहे हैं? दोस्तों, मोदी जी की अब तक दिल्ली में 2 चुनावी रैलियां हो चुकी हैं। सबसे पहली रैली उन्होंने जब की थी तो उन्होंने एक नारा दिया था, आपदा। पहली बार आम आदमी पार्टी को आपदा शब्द जो दिया था, मोदी ने अपनी रैली में दिया था। इसके अलावा दोस्तों, अपनी पहली रैली में ही प्रधानमंत्री ने एक बात बोली थी जिसको बीजेपी ने दिल्ली में खूब उठाया था, और वो था शीश महल। ये शीश महल शब्द जब मोदी जी की जुबान से निकला तो हर कोई हैरान रह गया और बीजेपी का जो कैडर था उसको एक मुद्दा मिल गया। लेकिन शीश महल का ये जो पूरा का पूरा मुद्दा था, जिसको बीजेपी एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहती थी, लेकिन दोस्तों आम आदमी पार्टी ने उस शीश महल के मुद्दे को बना दिया शीश महल वर्सेस राजमहल। उस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने मोदी को पर्सनली इतनी बुरी तरह घेर लिया कि बीजेपी को उस मुद्दे से भी करनी काटनी पड़ी। इसके अलावा भी बीजेपी इन दिनों कई अलग अलग मुद्दे उठा रही है, लेकिन उसको वो फायदा नहीं मिल रहा है जो अमूमन दूसरे राज्यों में मिल जाता है। और यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि मोदी जी ने 2 रैलियों के बाद अब तक दिल्ली में कोई रैली नहीं की। जैसा कि शुरुआत में मैं आपको बता रही थी दोस्तों, जब दिल्ली चुनाव शुरू हुआ था, कि मोदी की रैलियां होंगी, लेकिन मोदी की रैलियां दिल्ली में उस तरह ही होंगी जिस तरह से हरियाणा में हो रही। बहुत से लोग ये भी दावा करते हैं दोस्तों कि मोदी ने अपने आप को विधानसभा चुनाव से लगभग अलग कर लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में तो मोदी जी ने काफी रैलियां की, ताबड़तोड़ रैलियां की। हाँ, ये हो सकता है कि अभी आने वाले वक्त में मोदी की रैलियां और हों, रैलियों की संख्या बढ़े, क्योंकि बीजेपी तो आखिरी के 7 दिनों में ही चुनाव लड़ती है ना, और वो ये मान के चलती है कि आखिरी के 7 दिनों में वो चुनाव पलट देगी, और पलट भी देती है। तो ये पॉसिबल है कि आखिरी के कुछ चुनाव के 7 दिन बाद पीएम मोदी फील्ड पर उतरे और उसके बाद उनकी ताबड़तोड़ रैलियां शुरू हो। लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि बीजेपी के कैडर को मोदी की रैलियां न केवल ऊर्जा देती हैं, बल्कि एक नैरेटिव सेट करने की भी कोशिश करती हैं। दोस्तों, बीजेपी के कैडर को भी नैरेटिव मिलता है और गोदी मीडिया को भी हेडलाइन मिलती है। गोदी मीडिया तो मोदी जी की रैलियों के भरोसे या मोदी जी की बयानों के भरोसे ही काम चला रही है ना। लेकिन आप देखिए, 2 रैलियों के बाद पीएम मोदी दिल्ली के कार्यक्रमों से ऐसा लगता है अपने आप को उन्होंने दूर कर लिया है। और इस बीच बहुत कुछ ऐसा हुआ है दिल्ली की राजनीति में जो बीजेपी को बहुत उल्टा पड़ा है। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको दोस्तों शीश महल का मुद्दा बनाया, शीश महल के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने ऐसा तमाशा किया कि हर कोई हैरान हो गया। मैंने भी आपको उस वक्त की वीडियो दिखाई थी जब संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकारी आवास उसके बाहर बैठ गए और बोलने लगे, मोदी जी चाबियां हैं आपके पास अपने घर की, खोलिए दरवाजा, हम दिखाएंगे पूरी मीडिया को कि आपका शीश महल कैसा दिखता है। इससे पहले दोस्तों संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज पहुंच गए दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के बाहर, उस शीश महल के बाहर जिसको लेकर तमाम तरह की बातें बीजेपी वाले करते हैं कि आइए आपकी मीडिया को ले जाते हैं और दिखाते हैं कि अंदर शीश महल दिखता कैसा है, क्योंकि तमाम तरह के दावे किए जाते हैं कि सोने का कबोर्ड लगा दिया, सोने की टॉयलेट लगा दी और इतने लाख का पर्दा लगा दिया, इतने लाख की कालीन बिछा दी। तो हम दिखाते हैं कि कितने लाख की कालीन और कितने लाख का पर्दा है। ये एक ऐसा मुद्दा था दोस्तों जिस पर बीजेपी कोशिश कर रही थी कि पूरा का पूरा वो चुनाव लड़े, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद दूसरा मुद्दा लेकर आई बीजेपी, पूर्वांचलियों के अपमान का मुद्दा। इसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। काफी बवाल हुआ उस दिन। हुआ ये था कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से शिकायत करने गए थे केजरीवाल ये कहते हुए कि बोगस और फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, और उनके मुंह से ये निकल गया कि दिल्ली में फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, यूपी बिहार के लोगों को लाकर फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। इसको पूर्वांचली
समाज के लोगों के अपमान के तौर पर बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। हालांकि इसमें भी बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा। इसके जवाब में दोस्तों आम आदमी पार्टी ने पहले तो बीजेपी की उम्मीदवारों की सूची रखी, ये बताने के लिए कि कितने कैंडिडेट्स देती है पूर्वांचल समाज से बीजेपी। दूसरा, एक बहुत बड़ी गलती बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से हो गई। दोस्तों, रिपब्लिक भारत की एक डिबेट में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की जुबान फिसली और उन्होंने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो मैं आपको सुना भी नहीं सकती, जाहिर तौर पर वो एक अपशब्द है। और ये अपशब्द उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के लिए इस्तेमाल किया था। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पूर्वांचल समाज से आते हैं, मतलब पूर्वांचलियों के अपमान का मुद्दा जो बीजेपी उठा रही थी वो उसको उल्टा पड़ गया और बाद में आम आदमी पार्टी इस पर अटैकिंग मोड में आ गई। हालत ये हो गई कि आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और जबरदस्त तरीके से विरोध शहजाद पूनावाला को अपनी पार्टी के अंदर सुनने को मिला। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने खुद सामने आकर अपने ही पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से कहा कि बिना शर्त माफी मांगे। शहजाद पूनावाला के मुंह से निकली बात को मैं निंदा करता हूं। पार्टी भी इसका संज्ञान लेगी ऐसा मेरा विश्वास है और शहजाद पूनावाला भी इस पर बिना किसी टीका टिप्पणी के क्षमा मांग लें, ऐसा मैं चाहता हूं। हालांकि बाद में शहजाद पूनावाला ने माफी भी मांगी और सोशल मीडिया में खुद अपना वीडियो शेयर करके कहा कि अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो वो इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। जय श्री राम। नमस्कार मेरे सभी पूर्वांचली भाई बहनों को मैं आज हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे शब्दों से आपको दुख हुआ, आपको पीड़ा पहुँची, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता क्योंकि आपके साथ मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, प्यार स्नेह सम्मान का रिश्ता है। मैं यूपी बिहार के लोगों को, खासकर जो मेहनतकश हमारे यूपी बिहार के लोग हैं, उन्हें बहुत सम्मान देता हूँ और ये मेरे चरित्र से और मेरे ज़िंदगी से स्पष्ट है। पर फिर भी शब्दों से चोट पहुँची है, मैं उन शब्दों के लिए बहुत बहुत क्षमा मांगता हूँ। लेकिन जब तक सॉरी और खेद प्रकट किया गया तब तक तो तीर कमान से निकल चुका था। पूर्वांचलियों वाला जो मुद्दा है, जो सबसे बड़ा वोट बैंक है इस वक्त दिल्ली में, उस पर भी बीजेपी बैकफुट पर चली गई। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि पूरा का पूरा जो परसेप्शन है ना दिल्ली चुनाव का, वो डे वन से, पहले दिन से अरविंद केजरीवाल ने अपने हाथ में लिया हुआ है और अभी तक अरविंद केजरीवाल के उस बनाए हुए परसेप्शन के इर्द गिर्द ही बीजेपी खेल रही है, बीजेपी चल रही है। हो सकता है दोस्तों कि ये बात मोदी या उनका कैडर या फिर मोदी के जो करीबी लोग हैं, जो उन्हें सारी जानकारियां देते हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट देते हैं, उन्होंने मोदी को बता दी हो और इसीलिए शायद मोदी ने अपने आप को दिल्ली चुनाव से अलग कर लिया। क्योंकि लोग कहते हैं कि हरियाणा चुनाव में भी मोदी ने ज्यादा प्रचार नहीं किया था, 4 रैलियां की थी, लेकिन दोस्तों महाराष्ट्र में तो काफी रैलियां की थी मोदी ने और उसका फायदा भी हुआ था बीजेपी को। हालांकि दोस्तों दिल्ली चुनाव का जिक्र अगर हम कर ही रहे हैं तो इस बीच एक और घटनाक्रम हुआ है। राहुल गांधी ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया, रैली काफी सफल भी रही। इसके अलावा मकर संक्रांति के मौके पर राहुल गांधी दही चूड़ा भोज खाने चले गए और उसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया में वायरल हुई। फिर राहुल गांधी पहुंच गए गंदे नाले के पास अरविंद केजरीवाल को चढ़ाने के लिए कि देखिए ये गंदा नाला है और इसको ये लोग पेरिस बनाएंगे, क्योंकि केजरीवाल ने पेरिस बनाने का दावा किया था। तो स्थितियां दिल्ली चुनाव में काफी बदल गई हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है और इस बात से दोस्तों न केवल आम आदमी बल्कि बीजेपी भी डरी हुई है। जब जब लोग ये विश्लेषण करते हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर मजबूत हुई दिल्ली चुनाव में तो इसमें आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, लोग ये भूल जाते हैं कि केवल आम आदमी पार्टी को नुकसान नहीं होगा, बीजेपी को भी नुकसान होगा। अगर ग्राउंड पर मजबूत हुई कांग्रेस पार्टी तो वो किसका वोट लेगी? वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट लेगी, सत्ता विरोधी वोट लेगी। सत्ता विरोधी वोट किसका है दिल्ली में? बीजेपी का वोट है। ये बात सही है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल के पास, आम आदमी पार्टी के पास जो भी वोट है वो पूरा का पूरा कांग्रेस का ही है, लेकिन एक बार वोट अगर शिफ्ट हो जाता है तो फिर वोट उसी का हो जाता है। कांग्रेस आज थोड़ी कह सकती है कि 10 साल पहले हमारा ये वोट था, केजरीवाल ने हमारा वोट हमसे ले लिया, अब वो केजरीवाल का ही वोट है। तो वो लोग जो केजरीवाल से परेशान है, केजरीवाल को बदलना चाहते हैं, सत्ता बदलना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर उनके पास बीजेपी के अलावा कोई दूसरा विकल्प मजबूती से दिखा, जैसे कांग्रेस पार्टी, तो वो बीजेपी के वोट बैंक को ही नुकसान पहुंचाएगा ना। बेसिकली एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट अगर बटा तो उससे नुकसान तो बीजेपी को है और एक मुश्त वोट जो केजरीवाल के समर्थन का है वो तो केजरीवाल को मिल ही रहा है। इसीलिए मैं लगातार कह रही हूँ दोस्तों 5 से 7%, क्योंकि अभी सिर्फ 4% वोट शेयर है। 2020 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का 4% वोट शेयर था। अगर ये वोट शेयर बढ़कर
15% के आसपास हो जाता है तो बहुत जबरदस्त नुकसान होगा, ना केवल आम आदमी पार्टी को बल्कि बीजेपी को भी। लेकिन अगर ये वोट शेयर 4% से निकलकर 6% तक रहता है, 6 से 7% तक रहता है, तो वो सीधा नुकसान बीजेपी को पहुंचाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या यही सारी चीजें समझकर, जानकर, मोदी को जानबूझकर राज्य के चुनाव से अलग रखा जा रहा है, दूर रखा जा रहा है? क्योंकि हमको भूलना नहीं चाहिए कि 2020 में जब देश में सर्जिकल स्ट्राइक की लहर में 2019 का लोकसभा चुनाव जबरदस्त बहुमत के साथ जीता मोदी ने, उस वक्त जो पहला झटका मोदी को लगा था वो दिल्ली से लगा था। पहली हार वो दिल्ली में देखने को मिली थी मोदी को। तो मोदी नहीं चाहेंगे कि कम से कम 2025 की बोहनी हार से हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, दिल्ली में हर पल बदलती राजनीति में आप किसको भारी मानते हैं, किसको 21 मानते हैं और किसको 19 मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।